टॉपिक है वो है लिंग अनुपात की परिभाषा। जो मैंने अभी आपके सामने एक वर्ड बोला था लिंगानुपात, अब उसका मतलब देखते हैं क्या होता है असल में। कि किसी भी देश की जनसंख्या में, ये जो मैंने आपके सामने अभी जो मैं परिभाषा पढ़ने वाला हूँ ये आपको याद रखनी है, ये 1 मार्क्स में एग्जाम में अक्सर ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये आपको याद रखनी है कि किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, अगर मान लो कोई भी देश है, उस देश की जो जनसंख्या है उसके अंदर जो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या है उसके बीच का जो अनुपात होता है वो कहलाता है लिंगानुपात। ठीक है, अब जो ये लिंगानुपात होता है इसको कैसे निकाला जाता है, इसका कोई फॉर्मूला होता होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो फॉर्मूला जिसको हम हिंदी में सूत्र भी कहते हैं, जो लिंगानुपात को जब ज्ञात किया जाता है, जो लिंगानुपात निकाला जाता है उसका जो सूत्र होता है, जो ये 2 प्रकार के सूत्र हैं, 2 फॉर्मूले हमारे सामने लिंगानुपात निकालने के। एक फॉर्मूला ऐसा है जो विदेशों में प्रयोग किया जाता है और दूसरा फॉर्मूला ऐसा है जो भारत में प्रयोग किया जाता है। अगर भारत के अंदर लिंगानुपात निकालना है तो भारत का अपना एक अलग फॉर्मूला है लिंगानुपात निकालने का, और अगर बात की जाए दुनिया के अन्य देशों की तो वहां पर ज्यादातर देशों में यही फॉर्मूला चलता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है ये है पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। जब आप ये जो आप इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तब आपके सामने जो आंसर आएगा वो होगा उस देश का लिंगानुपात। ठीक है, सिंपल सा है, ऊपर पुरुषों की संख्या रखनी है उस देश की और बटे में रखना है स्त्रियों की संख्या जितनी भी है उस देश में, और उसको गुणा कर देना है 1000 से। जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा आपका उस देश का लिंगानुपात। और अगर बात की जाए भारत में तो इसका उल्टा हो जाता है। भारत में अगर लिंगानुपात निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या और गुणा में 1000। जब ये आप इसको जब हल करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा लिंगानुपात। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये यूज किया जाता है भारत में, और जो ये आपके सामने मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा ये प्रयोग किया जाता है अन्य देशों में। ठीक है, तो ये लिंगानुपात आप क्लियर हो गया होगा आपका। अब जो विश्व के जो देश हैं उनमें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है और जो विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, ये क्वेश्चन भी ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है उस देश का नाम है लैटविया। तो ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है, तो इसका आंसर होगा लैटविया। अब जो दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा है विश्व में सबसे कम, अब ये जो आपको इसका आंसर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और ये आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे कि विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ज्यादातर लोग इससे परिचित भी होंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करें और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें। तो ये यहाँ से हमारा टॉपिक कवर होता है लिंगानुपात का। अब अगला टॉपिक है आपके सामने साक्षरता। ठीक है, आपने सुना होगा वर्ड ये साक्षरता, साक्षरता अभियान, पढ़ाई लिखाई, तो ये सब इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। जो साक्षरता होती है, अब इसकी एक परिभाषा भी कोई होती होगी। अब हम तो कहते हैं साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, लेकिन इसकी एक सटीक परिभाषा देना जरूरी है। जो साक्षरता का जो असली मीनिंग होता है, जो परिभाषा होती है, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वह व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा के जीवन में, ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान जो कि अपने दैनिक जीवन में एक साधारण और एक सरल वाक्य को समझ, लिख और पढ़ सके, उसे हम कहेंगे साक्षर। ठीक है, तो हम साक्षर किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी डेली लाइफ में एक नॉर्मल सा और एक इजी का जो इजी सेंटेंस होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल सरल वाक्य है, उसको लिख सके, उसको समझ सके और उसको पढ़ सके, तो वो व्यक्ति कहलाएगा साक्षर। ठीक है, उसे हम कहेंगे साक्षर। अब भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर है केरल। और भारत में सबसे निम्न साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे हैं। एक क्वेश्चन है लिंगानुपात सबसे कम किस देश का है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है भारत में सबसे निम्न साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो ये दोनों आंसर आप मुझे जरूर दीजिए अगर आप सीरियस हैं। अगर आप सीरियस होंगे तो आप एनसीईआरटी उठाएंगे, उसको रीड करेंगे और उसका आंसर देंगे, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा है और अभी आपके मिड टर्म एग्जाम भी आने वाले हैं और हमें सिलेबस और तेज थोड़ी स्पीड से खींचना है। तो आप अभी अगर आप सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए। अब आगे का टॉपिक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है अभी तक सीबीएसई में। और ये क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात। ठीक है,
प्रतिकूल और अनुकूल, इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए, तब आप ये जो है इसको डिफाइन कर पाएंगे। अगर आपको प्रतिकूल और अनुकूल में अंतर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अनुकूल का मतलब होता है पॉजिटिव और प्रतिकूल का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, जो स्त्रियों के, अब मैंने आपको बताया प्रतिकूल का मतलब होता है नेगेटिव, स्त्रियों के जो नेगेटिव लिंगानुपात, ठीक है, मतलब किसी भी देश में पुरुषों की और जो स्त्रियों की संख्या है वहां पर अगर स्त्रियों का नेगेटिव लिंगानुपात है तो वहां पर क्या होगा, स्त्रियों की संख्या होगी कम। अब स्त्रियों की संख्या अगर कम होगी उसके कोई कारण भी होंगे पीछे। ठीक है, जैसे भारत देश है, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है, कहते हैं बेटी बचाओ, तो ये स्त्रियों की संख्या जो कम है उसका कारण क्या है? पहला कारण तो होता है स्त्री भ्रूण हत्या। जो स्त्री भ्रूण हत्या, इससे आप परिचित होंगे कि जो लड़की होती है उसको पैदा होने से पहले मार दिया जाता है पेट में। ये कारण होता है कि पहला, जिस वजह से किसी भी देश में जो है वो लड़कियों की संख्या कम होती है। दूसरा कारण होता है घरेलू हिंसा, उन्हें चाहे वो दहेज के लिए पीड़ित किया जाए या उन्हें और उनसे कोई घरेलू हिंसा की जाए शराब पीकर या नशे में, या उनसे मारपीट की जाए जिससे उनकी मृत्यु होती है, ये आता है घरेलू हिंसा के अंदर। और इस कारण जो है स्त्रियों की अगर मृत्यु हो जाती है घरेलू हिंसा से तो उस कारण भी जो है स्त्रियों की संख्या में कमी आती है। तीसरा कारण है सामाजिक स्तर निम्न होना। जो स्त्रियों का जो लिंगानुपात है वो इसलिए भी कम होता है क्योंकि स्त्रियों का जो सामाजिक स्तर है, जो समाज में उनका लेवल है वो बहुत कम लेवल है। लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लड़कों का जो सामाजिक स्तर है वो स्त्रियों से ऊंचा माना जाता है। हमेशा ये भेदभाव चला आया है शुरू से ही कि जो लड़के हैं उनको हमेशा से ऊपर माना गया है और हमेशा ये भेदभाव चला आ रहा है और आज भी है। आज लेकिन कुछ सुधार आया है, लेकिन कुछ कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियों में फर्क रखा जाता है। और चौथा जो कारण है लिंगानुपात नेगेटिव होने का या स्त्रियों की संख्या कम होने का, वो क्या है? स्त्री शिक्षा को महत्व ना देना। इसमें क्या होता है कि लड़कों को पूरी शिक्षा दी जाती है, चाहे वो पढ़ने में नालायक हो लेकिन फिर भी उसे शिक्षा पूरी दिलाई जाती है। लेकिन अगर कोई एक लड़की समझदार है और पढ़ने में सही है लेकिन फिर भी उससे जो है भेदभाव किया जाता है और कहा जाता है लड़की बिगड़ जाएगी, या ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी हमारे सामने आती है। और लड़कियों को पढ़ाने पर मतलब इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है जो पुराने विचारधारा वाले होते हैं लोग। तो ये जो कुछ कारण होते हैं, ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपके सामने बताए हैं जो कि स्त्रियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं और किसी भी देश में स्त्रियों का जो लिंगानुपात है वो गिरता है। ठीक है, और नेगेटिव होता चला जाता है। तो ये जो मैंने आपके सामने 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट आपके सामने बताए हैं, इसको आप अपनी लैंग्वेज में और भी इसको मोड़ तरोड़ के आप इसको लिख सकते हैं। और ये आपको ये जो एक मूल्य बेस आंसर भी हो सकता है, इसके नंबर कभी नहीं कटेंगे। और आप कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिफाइन करें क्योंकि एक ये सोशल टॉपिक है और आप इस पर लिख सकते हैं। अब आगे आपके सामने टॉपिक है वृद्ध होती जनसंख्या। यहाँ पर जो वृद्ध वर्ड लिखा है इसका सेंस ये नहीं है जो वृद्ध का मतलब जो मतलब बढ़ना होता है। वृद्ध का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, जो बुढ़ापा होता है। तो बूढ़ी होती जनसंख्या, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन हमेशा से आता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीटेड है। मैं आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक कवर कराऊंगा लगभग वो ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, तो साथ के साथ आपके वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वृद्ध होती जो जनसंख्या है, ये क्वेश्चन आता है कि वृद्ध होती जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपको लिखना है जनसंख्या का वृद्ध होना या बूढ़ा होना। जनसंख्या का बूढ़ा होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का भाग अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये इंडिया है, यहां पर जनसंख्या है, यहां पर जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात मतलब जनसंख्या का एक बड़ा भाग बुजुर्ग है और बहुत कम लोग युवा हैं। और उसके बाद जो आते हैं मतलब जन्म दर ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं। कोई ऐसा देश है जहाँ पर बुजुर्ग ज़्यादा हैं, उसके बाद युवा आते हैं, उसके बाद बच्चे। तो इसमें क्या है, बुजुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा होती है अगर किसी देश में। ठीक है, तो ऐसे देश की जनसंख्या क्या कहलाती है? वृद्ध होती जनसंख्या। मतलब उस देश की बूढ़ी जनसंख्या है वो, और वो जनसंख्या धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है क्योंकि वो जो बूढ़ी जनसंख्या का जो भाग है और जो नंबर है उनका, वो एक बड़ी संख्या में वो उस देश में निवास करती है, जो बूढ़ी जनसंख्या है। तो ऐसे में उन्हें कहेंगे हम वृद्ध होती जनसंख्या। और जो दुनिया के विकसित देश हैं वहाँ पर बुजुर्ग जनसंख्या ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जो अमेरिका है, जो चीन है, वहाँ पर क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत लंबी उम्र जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती हैं, और जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी वहाँ पर लोग आसानी से मरते नहीं हैं,
और जहाँ लोग मरेंगे नहीं तो वहां पर लोग लंबा जीवन जिएंगे। तो यही कारण है जो अमेरिका जैसे देश हैं, जो रशिया जैसे देश हैं, वहां पर बुजुर्गों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, जिस कारण वहाँ पर लोग बीमार नहीं होते और एक लंबा और एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टॉपिक वृद्ध होती जनसंख्या। और ये लास्ट पॉइंट लिखा है, यह 20वीं सदी की एक नई परिघटना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे 20वीं सदी में जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, इसके कारण जो वृद्ध जनसंख्या है इसका अनुपात बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब है जो बूढ़े हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बूढ़ों की संख्या तभी बढ़ेगी जब किसी देश की स्वास्थ्य सेवाएं सही होंगी। अगर किसी देश की स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं है तो वहाँ पर जो लोग हैं वो बीमार होंगे और उनकी मृत्यु जल्दी होगी। तो यहाँ पर ये खत्म होता है हमारा टॉपिक वृद्ध होती जनसंख्या। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब अगला टॉपिक आपके सामने है आयु संरचना। ये आप लगभग इस टॉपिक से परिचित होंगे और ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें आपको आयु संरचना जो एज ग्रुप होते हैं उसकी विशेषता बस आपको लिखनी है। जैसे एज ग्रुप होता है हमारा 0 से 14 साल, 15 से 59 साल और 60 से ऊपर साल के लोग। बस आपको इनकी विशेषता थोड़ी सी लिखनी है। जैसे 0 से 14 साल के जो लोग होते हैं, जैसे लगभग वो बच्चे ही होते हैं, लगभग इतने बड़े होते नहीं हैं, तो इनकी क्या विशेषता होती है, ये आश्रित जनसंख्या होती है। जैसे यहाँ पर बच्चे होते हैं 0 से 14 में, ये मतलब खुद तो काम करते नहीं है, अब ये जॉब वगैरह तो कोई करेंगे नहीं, तो ये दूसरों पर आश्रित होते हैं, चाहे वो अपने माँ बाप पे आश्रित हो या कोई और गार्जियन पे वो आश्रित हो। ठीक है, तो जो ये 0 से 14 साल की जो जनसंख्या होती है ये आश्रित जनसंख्या होती है और इसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल होते हैं, जिनकी वजह से आर्थिक विकास धीमा होता है। अब अगर किसी देश की जनसंख्या में बच्चे ही बच्चे ज़्यादा होंगे तो उस देश का विकास कौन करेगा? देश के विकास के लिए चाहिए युवा जनसंख्या जो काम करे। अब बच्चे खुद ही दूसरों पर आश्रित है, तो अगर किसी देश में जन्म दर ज़्यादा होती है तो वहाँ बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में वो देश पीछे खिसकता है। अगर किसी देश में युवा ज़्यादा है तो वो देश आगे बढ़ेगा। दूसरा जो एज ग्रुप है वो होता है 15 साल से लेके और 59 साल की आयु का। अब इसकी विशेषता क्या होगी? इसमें सारे युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, मैच्योर होते हैं, और जो ये जनसंख्या होती है सबसे मेन, अगर किसी देश का विकास करना है तो जो ये एज ग्रुप होता है 15 से 59, अगर किसी भी देश का ये एज ग्रुप ज़्यादा होता है तो वो देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। जैसे भारत देश है, यहाँ पर युवाओं की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है भारत अब तेजी से विकास कर सकता है। अगर इसी की जगह पे अगर जो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती और जन्म दर एकदम से बढ़ती जाती तो क्या होता, भारत जो है वो पीछे खिसकता। लेकिन भारत ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है और जो युवा लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में क्या होता है, जो ये वाला आयु वर्ग होता है इसको कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, क्योंकि जो युवा होते हैं, जो मैच्योर होते हैं लोग, वही किसी देश में काम करते हैं। और किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ ही नहीं कहा जाता है, जो युवा होता है किसी देश का वही किसी देश की आर्थिक रीढ़ होता है। और इस वर्ग में युवा ज़्यादातर होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और जो ये लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, यही संसाधनों का दोहन करते हैं, चाहे फिर वो पेट्रोल हो या फिर वो कोई भी खनिज पदार्थ हो। जितने भी संसाधन होते हैं उनका इस्तेमाल कौन करता है? युवा ही करते हैं। अब भाई ना तो बूढ़े हैं, बूढ़ों का तो कोई काम नहीं है संसाधन इस्तेमाल करने का, ना ही बच्चों का काम है। तो किसी भी देश के संसाधनों का इस्तेमाल जो होता है वो करती है कार्यशील जनसंख्या, जो कि होती है 15 से 59 साल की आयु की। अब जो तीसरा एज ग्रुप है वो है 60 साल से ऊपर का। तो इसमें सारे बुजुर्ग आते हैं और ये भी आश्रित होते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो खुद कमा नहीं सकते और वो यहाँ अपने बच्चों पर आश्रित होंगे। ठीक है, तो ये आश्रित होते हैं और इनकी देख रेख पर, इनके स्वास्थ्य पर सरकार का ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो ये जो आयु संरचना का टॉपिक है ये बहुत आसान टॉपिक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो ये इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। अब जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या संगठन। ये टॉपिक थोड़ा आपको शायद सुन के हार्ड लगे, लेकिन ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। सिर्फ आपको इतना बताना है जो गाँव की लोग होते हैं, जो गाँव की जनसंख्या होती है और जो शहरी जनसंख्या होती है उसमें क्या कुछ अंतर होते हैं, मूलभूत अंतर बताने हैं आपको। तो पहला जो पॉइंट है वो है ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है जब हम किसी भी देश की जनसंख्या में गांव की है या वो शहर की है, इसको हम कैसे बांटेंगे? निवास स्थान के आधार पर। अगर कोई लोग शहर में रहते हैं तो उनको शहरी जनसंख्या कहेंगे, अगर वो गाँव में रहते हैं तो वो गाँव की जनसंख्या कहलाएगी, ग्रामीण जनसंख्या कहलाएगी। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण लोगों की तथा नगरीय लोगों की आजीविका भी अलग अलग होती है। अब बात की जाए अगर शहरी लोग हैं और दूसरी तरफ हैं गांव के लोग, तो इनका रोजगार अलग अलग होंगे। गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, मिट्टी के बर्तन आदि बनाते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए शहरों की, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में जुड़े होते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है,
और बहुत से अलग अलग काम करते हैं। तो इनके जो गांव के लोग होते हैं, जो शहर के लोग होते हैं, इनके रोजगार भी अलग अलग होते हैं। और ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। हम सब जानते हैं जो शहरी इलाका, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या। तो शहरों में जो है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर भीड़ भड़ाके वाले एरिया होते हैं। अगर वही बात की जाए किसी गांव की, तो एक घर इधर होता है, दूसरा घर और दूर होता है उससे, तो ऐसे में क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है गाँव का। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं या फिर वो पशुओं को पालते हैं। और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या जो होती है वो खेती और पशुपालन को छोड़कर सभी कार्य करती है। जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ खेती तो होती है, लेकिन वो ऐसी होती है जैसे फार्म हाउस टाइप में खेती होती है और वहाँ पर फल आदि उगाए जाते हैं। और अगर पशुपालन भी होता है तो पशुपालन ऐसा पशुपालन होता है, वो ऐसे पशुओं को पालते हैं जैसे डेयरी फार्मिंग करते हैं, वो भैंस पाल ली और उनको उसका जो दूध होता है फिर वो फैक्ट्री तक ले जाते हैं। तो वो पूरे तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। और शहरों में क्या क्या होता है, व्यापार होता है और लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो डॉक्टर बन के, चाहे वो एजुकेशनल सेवाएं हो जैसे शिक्षक बन के। तो ये सब काम जो होते हैं वो शहरों में होते हैं और गांव और शहर में ये थोड़े से अंतर हैं। आगे आने वाले चैप्टरों में इसको आप और भी डीपली पढ़ने वाले हैं।